ओल्ड दिल्ली की एक फैमिली थी। ये अपने घर से बाहर निकल रहे थे तो सामने घर की दहलीज पे एक पुड़िया पड़ी हुई मिली। पैकेट को खोला तो अंदर से निकले कुछ कटे हुए नाखून। अच्छा। और उन्होंने बताया कि जितना जल्दी हो सके वो घर छोड़ दो, क्योंकि वो जो भी चीज़ है, जो भी एंटिटी है जो आपसे चिपकी है, वो उस घर में अब रहेगी। तीनों औरतों ने डिसाइड किया कि गांव घूम के आते हैं। बच्चे को बोला कि बेटा तू यहाँ रह, और हम गए। अब आए इतने बड़े घर में 10 साल के बच्चे को घर का दरवाजा कर दिया बाहर से बंद। पूरे घर में देख रहा है कहाँ पानी होगा। फिर किचन ढूंढने लगा तो उसको एक दरवाजा बंद दिखा। फिर इसने झांक के देखा अंदर और कोई औरत बैठी है काले कपड़ों में। वो एकदम से वो गए टेकन अबैक, बट क्यूरियोसिटी वो फिर गया। उसने फिर देखा और इतना हाथ पैर इसके कांपने लगे और एकदम से अंदर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। थे आपने जिन का जिक्र किया। जिन होते हैं और हर जगह मौजूद होते हैं। आपको वो क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो एक ऐसे सऊदी की एक स्टोरी आई हुई थी जिसमें इंडिया में रहती हूँ और मैं अभी रिसेंटली सऊदी गई थी, मक्का मदीना। और मैं मक्का मदीना गई हूँ और मैं काबे के सामने खड़ी हूँ, लेकिन मुझे काबा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ा फेमस किस्सा है जो टीवी पे वायरल भी हुआ था। एक मेड ने गुस्से में आके अपने मालिकों पे करवाया था। अपने मालिक में ब्लैक मैजिक कराई। औरत को वो मेड 75 साल की दिख रही थी, उसके हस्बैंड को वो 25 साल की दिख रही थी। हैं? एग्जैक्टली। स्वागत है आप सबका रहस्य अनफोल्डेड में, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। आज रहस्य अनफोल्डेड में हम अनफोल्ड करेंगे कुछ ऐसे रहस्य जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने। जी बिल्कुल। अहमद फराज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इतना लवली इंट्रोडक्शन के लिए, एंड Thank थैंक you यू सो so मच फॉर कमिंग टू रहस्यमय पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कॉलिंग यार। इट्स अ नाइस फीलिंग टू बी हियर। श्योर श्योर, बिकॉज आपके कंटेंट इस तरीके से, जब मैं आपकी स्टोरीज देखता था मुझे इतना मज़ा आता था देखकर, और जिस तरीके से आप रिसाइट करते थे जो भी स्टोरीज, इट्स सो अमेजिंग कि मुझे लगा मैं आपके साथ तो करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। पहला तो मुझे लगता है अभी हमारी जो ऑफ कैमरा जो बात हो रही थी गुजरात की स्टोरी के बारे में, हाँ, आप मुझे बताओगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए कि एग्जैक्टली क्या था वो। गुजरात में ना हमारे पास एक्चुअली, क्योंकि अब जो मेरा यूट्यूब चैनल है, Yes. हमारा एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि हम लोग लोगों से बोलते हैं कि अपनी कहानियाँ, अपने किस्से जो या तो आपने सुने हों या अपने सामने देखे हों या जी। आपके साथ घटे हों, हम्म, वो हमें भेजिए। हम्म, अब होता क्या है सागर कि कोई भी किस्सा आता है ना, उसको थोड़ा सा हमें ऑब्वियसली स्टोरी टेलिंग पर्सपेक्टिव से उसको थोड़ा सा हमें रीराइट करना पड़ता है। हम्म, तो उनमें से कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिनको आप रीराइट नहीं कर सकते, वो अपने आप में ही ऐसे होते हैं। हम्म, लेकिन आप उसका यूट्यूब वीडियो भी नहीं बना सकते बिकॉज वो बहुत लंबे नहीं होते। और लेकिन ऐसे आपको कहीं ना कहीं इट सेंड्स चिल्स डाउन योर स्पाइन, वो इस तरह के होते हैं। तो उसमें से एक किस्सा था और बड़ी थोड़ा फनी भी है और थोड़ा डरावना भी है। ओके। हुआ ये कि एक फैमिली है जो यूएस में रहती, हम्म, और मैं उनकी प्राइवेसी के पर्सपेक्टिव से उनका नाम पूरा नहीं ऑफ बताऊंगा। कोर्स। उनमें से उनके ही एक मतलब उनके ही उसी फैमिली के एक बेटे हैं जिन्होंने हमें ये स्टोरी भेजी है, और वो उस वक्त मौजूद थे जब वो हुआ था। तो यूएस में बहुत साल से सेटल्ड हैं। जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी मदर, जो उस वक्त, और ये बात है तकरीबन प्री कोविड एरा की, 2016-17 की बात होगी। उनकी जो मदर उस वक्त वो 81 ईयर्स की थी, उनके साथ यूएस सेटल हैं। वो सारी फैमिली वैसे गुजरात से बिलोंग करती है। गुजरात में भी द्वारका के पास कोई गांव है वहाँ पर, ओके। और उनका ना मान्यता है कि हर कुछ सालों में द्वारका के जो बड़े मंदिर हैं वहाँ पर वो उनकी फैमिली के कोई हेड ऑफ द फैमिली या कोई आता है और वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्योंकि वो उनका मानना है कि अगर ये नहीं करेंगे आप तो फैमिली जो फ्लरिश कर रही है वो नहीं कर पाएगी। ओके। तो ये जनरेशन जब जनरेशन हो रहा है कि वो मान्यता है उनकी फैमिली की। तो एक साल ये डिसाइड हुआ कि पूरी की पूरी फैमिली यूएस से गुजरात आएगी। और क्योंकि वो उनकी जो मदर है वो 81 की हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं भी चलूंगी, उसके बाद मैं जिंदा रहूं ना रहूं, आई जस्ट वांट टू सी माय होम टाउन वंस अगेन। ओके। तो पूरी की पूरी फैमिली इंक्लूडिंग बच्चे, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, प्लान हुआ कि गुजरात आएंगे। 10 दिन का प्लान हुआ कि उनका जो गांव है वहाँ जाएंगे, उसके बाद द्वारका जाएंगे, जो मंदिर है वहाँ पूजा करेंगे, उसके बाद फिर वो दमन एंड दीव जाएंगे, घूमेंगे, उसके बाद गुजरात की कुछ और लोकेशन घूमेंगे, फिर वापस आएंगे। ये 10-15 दिन का प्लान बना। खैर वो आ गए
2 गाड़ियां हायर हुई, दोनों गाड़ियों में भर के लोग जो है वो अपने वहाँ पहुँचे गांव पे। अच्छा, वो कार भी जो हायर करी उसमें जो ड्राइवर्स थे वो इनके फैमिली के बहुत पुराने नोन थे, क्योंकि ये फैमिली उस गांव की बड़ी जमींदारों वाली फैमिली रही है, ओके। जिनके बड़े घर होते हैं जो सबको काम वाम भी देते हैं और ऑल दैट। हम्म। तो वो भी नोन थे। तो खैर वो प्लान हुआ कि नेक्स्ट डे द्वारका मंदिर जाएंगे। नेक्स्ट डे द्वारका मंदिर गए। द्वारका से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में हाईवे पे जो मदर थी, अम्मा जी, और रेफरेंस अम्मा जी बोलेंगे, अम्मा जी ने बोला कि मुझे ना अपने दोस्त के गांव जाना है, जो मेरे गांव के बगल में होकर था जहाँ मैं बड़ी हुई थी। वो उसी हाईवे से राइट कट के अंदर थोड़ा 20-25 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वो गांव पड़ता था, और उनको याद था ओके। कि मुझे वहाँ जाना है। हम्म। बीच हाईवे पे बोला। अच्छा, 2 गाड़ियों में डिवाइड ऐसे हुआ था कि पीछे जो गाड़ी चल रही थी उसमें अम्मा जी की सिस्टर छोटी, जो उनसे तकरीबन 10 साल छोटी थी, और 2 बच्चे। एक उस वक्त 10 साल का था और एक उस वक्त तकरीबन 16 साल का था, ओके। और दोनों अमेरिकन किड्स, अमेरिकन बॉर्न। तो दोनों के हाथ में टैब्स और वो अपना हेडफोन लगा हुआ, टिपिकल अमेरिकन किड्स उस तरह से वो चल रहे हैं। आगे वाली कार में वो हेड ऑफ द फैमिली, उनकी वाइफ और बाकी लोग चल रहे थे। तो उन्होंने ड्राइवर को बोला कि यहीं रोको, यहीं रोको। अब ड्राइवर ने एकदम दूसरी गाड़ी में फ़ोन किया कि सर अम्मा जी रुकने को बोल रही हैं और ऐसे बोल रही हैं। तो गाड़ी रोकी गई। वो उतर के आए, उन्होंने अम्मा से बात करी कि अम्मा क्या हो गया। उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो गांव जाना है अपने, मुझे अंदर से आ रहा है कि मैं इसके बाद कभी आ नहीं पाऊंगी, मुझे अपनी दोस्त से मिलना है बचपन की, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है अंदर से, ऐसा आ रहा है कि मैं उसको देखे बिना मर जाऊंगी या वो ऐसे होगा। तो उनको शांत करने की कोशिश करी कि आप शांत हो जाओ, ऐसे एकदम से नहीं जा सकते, प्लान है हमारा, आगे हमें पहुंचना है। कि नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी यहाँ से। जैसे एक बूढ़ापे में लोग हो जाते हैं। तो उनकी छोटी बहन बोली कि अच्छा एक काम करते हैं, ये गाड़ी जो है ना, ये हम ले जाते हैं, ठीक है? तो 3-4 घंटे की बात होगी, मैं अम्मा को मिलवा के वापस ले आऊंगी, तुम लोग इतने होटल वोटल में पहुंच के चेक इन वेक इन करो। ओके। ड्राइवर तो है ही, और 2 बच्चे हैं हमारे साथ, हम इस गाड़ी को ले जाते हैं, वापस आ जाएंगे। जैसे ही वो बात हुई तो जो 16 साल का बच्चा था उसने बोला मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग। वो अमेरिकन, आई एम नॉट गोइंग, व्हाई शुड आई गो, आई हैव माय ओन वर्क एंड ऑल दैट। वो टिपिकल एंटाइटल्ड अमेरिकन किड्स। यप। तो वो उतर गया। अब ओके। 10 साल के बच्चे को डांट डपट के वो करके बिठा दिया गया। उसकी उस वक्त सुनने गई कि किसी को अम्मा के साथ जाना है। तो अम्मा की सिस्टर और वो 10 साल का बच्चा और ड्राइवर, ये हाईवे से उतर के गांव की तरफ चल दिया। गांव जितना दूर लग रहा था उससे ज़्यादा दूर निकला। तो पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी शाम का वक्त हो गया था। वहां पहुंचे और अम्मा बताती जा रही हैं, ड्राइवर उसके हिसाब से चलता जा रहा है, और एक बड़े से घर के सामने आके रोक दिया। अब ये है गांव का घर, टिपिकल गांव का घर, जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3-4 सीढ़ियाँ होती हैं, फिर एक बड़ा सा गेट होता है। आप गेट को खोलोगे तो एक कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर के बाद एक बड़ा सा आंगन होता है, एक तरफ उसके बैठक होती है, दूसरी तरफ कमरे होते हैं, और पीछे वॉशरूम्स होते हैं, और पीछे एक बैकयार्ड भी होता है जिसमें कुआं वुआं होता है। ये उस जमाने का पुराना गांव का घर। ओके। वहां पहुंचे, हॉर्न बजाया, तो अंदर से एक और बूढ़ी औरत निकली। अम्मा उतरी, अम्मा उनको देखें, वो उनको देखें, वो दोनों समझ गई कि बचपन की दोस्त हैं। और उसके बाद जो वो दोनों गले मिल के रोए हैं, जैसे आप बहुत साल बाद, प्रॉबेबली डेकेड्स बाद अपने फ्रेंड से मिलो और अचानक से आपको बचपन की यादें आ जाएं, जी। वो वाला। तो तीनों, उनकी सिस्टर भी जानती थी, अम्मा की सिस्टर भी उनको जानती थी, तीनों जो हैं मिलके रो रही हैं और एक दूसरे को वो कर रही हैं, प्यार से। बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ है, ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है। बच्चे को उतारा, दिखाया कि ये मेरा पोता है, पड़ पोता है, वो जो बोलो ऐसे करके बताया उन्होंने। और वो अंदर ले गए घर के। घर के अंदर जाने के बाद बच्चे को बैठक में बिठाया। बैठक में एक वो जो झूले पहले लगा करते थे बैठकों में, वो लगा हुआ है, और उसमें बच्चा बैठा हुआ है और ऐसे करके अपना टैब पकड़ा हुआ है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट दिस गाइज आर टॉकिंग। थोड़ी देर में तीनों औरतों ने डिसाइड किया कि गांव घूम के आते हैं, गांव में और भी तो जानने वाले लोग हैं, सबसे मिल लेते हैं। अब यहाँ आए हैं तो मिल लेते हैं, बस 1-1.5 घंटा घूमेंगे और वापस आ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। बच्चे को बोला कि बेटा तू एक काम कर, तू यहाँ रह, और उसको थोड़े चिप्स दे दिए, थोड़ा दे दिया कि तू ये खा ले। और हम गए, अभी आए। इतने बड़े घर में 10 साल के बच्चे को वो अकेला छोड़ के तीनों निकल गए, और घर का दरवाजा कर दिया बाहर से बंद। ओके। ठीक है, और वो लोग निकल गए।
अब वो अपना बच्चा बैठा हुआ है, टैब से खेल रहा है और सब चीज़ें हो रही हैं। उसको अचानक लगी प्यास, चिप्स खाते खाते प्यास लग गई। पानी तक उसको दिया नहीं था, जल्दबाजी में निकल गए। अब वो उठा, पूरे घर में देख रहा है कहाँ पानी होगा। पहले रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहा है, रेफ्रिजरेटर के नाम पे कुछ नहीं है। फिर किचन ढूंढने लगा तो उसको एक दरवाज़ा बंद दिखा। उसको लगा यही किचन होगा, बाकी तो कहीं मिल नहीं रहा। अच्छा, पहले के ज़माने में आपको बताऊं, जो दरवाजे हुआ करते थे लकड़ी के होते थे, और उसमें वो लोहे की चटकनी लगी होती थी। और दरवाजे पे डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से या डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से 4 रेक्टेंगुलर बना दिया करते थे। जी। ठीक है, 2 एक दरवाजे पे, 2 एक दरवाजे पे। तो इस तरह से वो दरवाज़ा बना हुआ था, जिसको मोल्डिंग बोलते हैं, उस तरह से बना हुआ। एक उनमें से कॉर्नर से, वो जो रेक्टेंगल था कॉर्नर से थोड़ा टूटा हुआ था, तो उसमें आप ऐसे करके देख सकते थे अंदर। तो दरवाज़ा था बंद। इसने खोलने की कोशिश करी, दरवाज़ा तो खुला नहीं, बच्चा था। कुंडी इससे खुल नहीं रही थी, शायद बहुत टाइम से बंद थी, जंग लग जाता है उसमें। फिर इसने झांक के देखा अंदर कि ये किचन है क्या है। तो इसको थोड़ा पहले अंधेरा सा नजर आया, हल्की सी टॉयलेट तो थी, शाम ऑलमोस्ट रात होने वाली थी, अंधेरा मतलब हल्की हल्की लाइट आ रही थी। और घर की थोड़ी थोड़ी लाइट छन छन के जो है अंदर पड़ रही थी। उसमें जितना आपको दिख सकता है उतना दिख रहा था। इसको अचानक नजर आया कि कोई अंदर बैठा हुआ है, और कोई औरत बैठी है काले कपड़ों में। वो एकदम से वो हो गया टेकन अबैक, बट क्यूरियोसिटी, वो फिर गया, उसने फिर देखा। अब थोड़ा गौर से देखने की कोशिश करी। आपकी आंखों को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है अंधेरे में। आंखें एडजस्ट हुई, देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है काली साड़ी में, घूंघट यहाँ तक डाल के, मतलब पल्लू यहाँ तक डाल के। और जब वो और उनको गौर से देखने लगा तो देखा कि वो हाथ पैर हिला रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही बैठा है। और एकदम से उन्होंने ऐसे करके देखा, वो एकदम से डर गया। ठीक है, बट कुछ बोला नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी फिर गया। अब जब उसने देखा कि उनके फेस पे टैटूज हैं, फेस पे टैटूज बने हुए हैं, और अब वो इसको देख के स्माइल कर रही हैं, और इतना हाथ पैर के कांपने लगे। और एकदम से अंदर से आवाज आई, अंदर आ बेटा, पानी चाहिए ना तुझे, मैं देती हूँ, अंदर आना। दादी तुझे ऐसे ही छोड़ गई बिना पानी के, मैं देती हूँ बेटा, अंदर आ। बस तुझे दरवाजा खोलना है बेटा, तो बस दरवाजा खोल दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसके हाथ पैर कांपने लगे भाई। 10 साल का बच्चा, 10 साल का। आप उसकी आप उसकी जहन की कैफियत समझने की कोशिश कीजिए, आप उसकी मेंटल उस वक्त कैपेसिटी सोचने की कोशिश कीजिए कि 10 साल का बच्चा एक ऐसी बूढ़ी औरत को देख रहा है जिसके फेस पे टैटूज हैं, ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी है, हल्की लाइट में कोई काया साया से लग रही हैं, और वो उसको बड़े सस्पिशियस वे में अंदर बुला रही हैं। ही वॉज ट्रेमलिंग कि उसके पैरों की जान से निकलने लगी। वो वहां से भागा। ठीक है, भागने की कोशिश करी उसने, फिर पीछे से आवाज आई, अंदर आ बेटा, भाग मत, मैं तेरी बड़ी दादी हूं, जल्दी आना। और उसको बार बार ये लग रहा है कि आवाज अभी भी उसके बिल्कुल पीछे से आ रही है। जब आप आवाज से दूर भागते हो तो आवाज फेड होती है, लेकिन वो आवाज फेड नहीं हो रही। भागते भागते अब वो कंफ्यूज इतना है बड़े घर में कि उसको समझ में नहीं आ रहा। हर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको बाहर का दरवाजा नहीं मिल रहा। फिर फाइनली वो दरवाजे पे आया। अब मेन डोर है बाहर से बंद। ठीक है, अब वो खोल रहा है, खोल रहा है, खोल रहा है, नहीं खुल रहा। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में से आंसू आने शुरू हो चुके हैं उसके। वो बाहर से अंदर से आवाज लगा रहा है, बचाओ बचाओ, खोलो खोलो, लेकिन ड्राइवर साहब जो है वो गाड़ी में बैठे हैं और उन्होंने म्यूजिक चला रखा है, और वो सुन नहीं पा रहे उसकी आवाज। और वो खोले जा रहा है, कोशिश करे जा रहा है। फिर अचानक से उसको जो दादी की आवाज है सो कॉल्ड, वो आवाज डिस्टॉर्ट होती सुनाई दी, अंदर आ बेटा। अब वो डिस्टॉर्ट हो रही है आवाज, इट्स गेटिंग स्केरियर एंड स्केरियर। और जैसे उसने एकदम से फिर वो चिल्लाई, अंदर, इस तरह से कुछ वो चिल्लाया, और वो वहीं बेहोश हो गया उसल का। ही फेंटेड देन एंड देयर। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद तीनों औरतें आईं। उन्होंने जो है ड्राइवर से पूछा कि सब ठीक है। ड्राइवर ने बोला हाँ जी हाँ सब ठीक है, कुछ तो हुआ नहीं। वो अंदर गई, उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा लड़का नीचे पड़ा है। अरे भाई साहब, पैनिक। उठाया गया उसको, अरे बेटा, अब दादी ज़्यादा पैनिक हुई कि मैं तो अपने पोते को लेके आई हूँ, कुछ हो गया इसको तो क्या होगा।
जिसके घर में है वो भी पैनिक हो गई कि क्या हो गया। पानी लाया गया, पानी उसके पहले मुंह पे मारा, फिर हल्का सा होश में आने लगा तो उसको पानी पिलाया। और वो जब थोड़ा सा होश में आया उसने अपनी दादी को देखा, वो तो लिपट के रो गया भाई। आई डोंट वांट टू स्टे हियर दादी, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। चलो चलो लेट्स गो करके वो उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में लेके आया, गाड़ी में बिठाया उसको, आराम से बैठा, बेटा क्या हो गया, सब ठीक है। जब वो घर की दहलीज से बाहर आया तब उसको थोड़ा सांस आया, जब मैं घर से बाहर हूँ। तब उसने बताया कि आई सॉ समबडी इन द किचन, देयर इज अ वेरी ओल्ड लेडी, शी वाज ट्राइंग टू कॉल मी एंड देन हर वॉइस बिकेम स्केरी। वो गुजराती नहीं जानता, हाँ वो अमेरिका में पैदा हुआ है, हाँ ठीक है। उसको नहीं समझ अच्छा वो जो दादी थी वो हिंदी में पुकार रही थी और गुजराती में भी उसको बुला रही थी, ओके वहाँ की कोलोकियल लैंग्वेज में, हम्म बिकॉज ऑब्वियसली अब इसको आती नहीं, ये तो अमेरिकन बॉर्न है, बच्चा है, तो ये अपनी दादी को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई मुझे वो उन्होंने बुलाया और ऐसे बुलाया कि मुझे सस्पिशियस लगा, वो शी इज़ अ घोस्ट, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, और शी इज़ अ किलर, आपके थॉट्स आते हैं। तो फिर दादी ने अपनी दोस्त जिनके घर आए थे उनको बताया कि ये देखा है, ये क्या है। तो वो हंस पड़ी और हंस के बोला, अच्छा अच्छा, तुमने उनको देखा क्या, वो तो मेरी सास हैं जो पिछले 10 साल पहले मर गई थी, वो कभी कभी हमारे घर में नजर आती हैं, उनका भूत नजर आता है, उनकी आत्मा नजर आती है। वो तो कोई बात नहीं बेटा, पर हाँ वो उस कमरे में ना उनको बंद कर रखा है पूजा वूजा करके, वो कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो वो किसी को नुकसान पहुंचा देती हैं। पहले एक बार हो चुका है ऐसा कि वो निकल गई थी कमरे से बाहर, तो फिर वो हमारा एक जो नौकर था उसकी लाश मिली थी, बट अब उनको अंदर बंद कर रखा है, तो चिंता मत कर, वो अंदर बंद है, तूने दरवाजा तो नहीं खोला ना। मतलब जिन्होंने हमें सुनाई थी कहानी वो कह रहे हैं कि मैं समझ, अच्छा किन्होंने सुनाई थी, इनके ही उस भाई ने जो 16 साल के थे उस वक्त, अच्छा जो कि वो वहां से निकल गए थे, निकल गया था इसी के बड़े भाई, तो उनके छोटे भाई के साथ हुआ था ये। तो उन्होंने बोला कि ये बड़ा फनी और बड़ा वियर्ड इंसिडेंट था कि उनको आत्मा का नाम सुनकर वो इतने कैजुअली कैजुअली बिहेव कर रही हैं कि हाँ हाँ आती रहती हैं, सास है मेरी। उस दिन ये डिसाइड हुआ कि अगर दोबारा उस इलाके में गए तो मतलब जाना नहीं है अब, और ऐसे लोगों से कोई राब्ता रखना नहीं है, कोई ताल्लुक रखना नहीं है जो एक आत्मा के घर में आने को बड़ा कैजुअली लें। और उन्होंने फिर ये, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि हाँ एक चीज़ और, जो वो गाड़ी में बैठा हुआ था और ये चीज़ें बता रहा था, उसको फिर आवाज़ आई थी, हाँ तूने दरवाज़ा नहीं खोला ना बेटा। और उस वक्त आवाज़ सबको आई थी। ओ तो जब उन्होंने सबने घर की तरफ मुड़ के देखा तो वो जिनका घर था वो हंस पड़े, हाँ अरे अभी तक गई नहीं है, चली जाएंगी अपने आप, ये ऐसी आती रहती हैं। तो फिर उनसे पूछा कि भाई तुम इस घर में रहती कैसे हो, मतलब कहेंगे नहीं वो पूजा वूजा करके वो ताले पे पंडित जी ने पूजा कर रखी है, वो निकल नहीं सकती कमरे से बाहर। कहने अगर निकल गई तो, कह निकल गई तो नुकसान पहुंचाएंगे। तो कह रहे तुम घर छोड़ो, घर में कैसे रह सकते हो आप इस घर में। कह रहे नहीं अब तो यही लाइफ है, अब क्या छोड़ना, अब तो यहीं मरेंगे, वो तो मर गई बहुत पुराना, कभी ना कभी तो भगवान उनको आत्मा को शांति देगा ही। अब उनकी शांति के लिए वो बता रही थी कि हर हफ्ते एक हवन होता है, लेकिन किसी सूरत किसी वजह से उनको शायद शांति नहीं मिल रही है, उनकी जो आत्मा भटक रही है अपेरेंटली, क्या है। ये कहानी हमारे ओ पास आई थी। ये कहाँ की है गुजरात में एग्जैक्टली यार ये ना मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये जो गुजरात का द्वारका है जहाँ के मंदिर बड़े फेमस हैं, हाँ उससे तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर कोई एक गांव है वहाँ पर। ओके 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 अभी हम जब बातें कर रहे थे आपने जिन का जिक्र किया आपने जिन तो ऑफ कोर्स जैसे हमने बात किया जिन तो नहीं देखा है बट ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपको पता चली या फिर इस तरह की स्टोरीज जो आपको बहुत एक्साइटिंग लगती है या फिर बहुत मिस्टीरियस लगती है यार मैं बताऊँ, देखिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं कहूँगा, बट सबसे ज़्यादा जो जिस तरह की स्टोरीज अपील भी नहीं कहूँगा मैं, पर हाँ जिन स्टोरीज को सुनकर ये लगता है कि यार व्हाट आर पीपल डूइंग, वो है काला जादू वाली स्टोरीज, जो किसी ने किसी के ऊपर करवाया अपने फायदे के लिए और किसी के नुकसान के लिए। तो हमारे पास एक कहानी आई थी जो हमने करी भी थी, ओल्ड दिल्ली की कहानी थी, बहुत वक्त पहले की बात है, मतलब आई थिंक ये अर्ली 90s लेट 80s की ओके बात है। ओल्ड दिल्ली की एक फैमिली थी,
जिसमें फादर, मदर और 2 लड़कियां, 2 बच्चे हैं उनके। ओल्ड दिल्ली के घर में रहते थे और अच्छे खासे खाते पीते उसके थे, बिकॉज हम्म उनके फादर के 2 कारखाने थे। इसमें वो एक कारखाने मतलब जो फैक्ट्री छोटी वाली फैक्ट्रीज होती हैं, उस तरह के कारखाने थे। बॉटल कैप्स वगैरह बनाया करते थे, तो अच्छा खासा बिजनेस था उनका और चीज़ें चल रही थी। उनके एक कज़न भाई थे जिनको वो बड़ा मानते थे, हर मशवरा, हर एडवाइस उनसे लिया करते थे। दैट कज़न ब्रदर वाज नॉट डूइंग फाइनेंशियली सो वेल, ओके बट दिस भाई वाज डूइंग। हम्म बट ठीक है, जैसा रिश्ता होता है उनका रिश्ता था, वो सब चीज़ें चल रही थी। एक दिन क्या हुआ, ये अपने घर से बाहर निकल रहे थे, घर का दरवाज़ा खोला हम्म तो सामने घर की दहलीज पे एक पुड़िया पड़ी हुई मिली। ठीक है, और पुड़िया मतलब एक कागज में एक एक पैक, छोटू सा एक पुड़िया सी थी, इसमें धागे से उसको बांध रखा था। हम्म उन्होंने उठाया उसको कि ये क्या कर रहा है? धागा वागा खोला, उस पैकेट को खोला तो अंदर से निकले कुछ कटे हुए नाखून और एक पर्ची जिसमें इनकी बड़ी बेटी का नाम लिखा हुआ था। ठीक है, उन्होंने देखा, थोड़े हैरान हुए, ये क्या मसला है। फिर अपने कज़न भाई को बुलाया, उनसे बात करी, उन्होंने बोला देखो ये कुछ वैसे तो गलत लग रहा है, बट एक काम करेंगे, मैं मौलाना साहब से बात कर लूँगा, तुम एक काम करो, इसको इग्नोर करो और घर में मत बताना। ठीक है, कोई बात नहीं। वक्त गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक चल रहा था। एक दिन फिर घर की दहलीज पे ही एक और पुड़िया मिली, और अब के थोड़ी बड़ी थी। जब वो खोली तो उसमें कटे हुए बाल थे और इनकी बड़ी बेटी का नाम लिखा हुआ था एक पर्ची पर। अब ये ज़्यादा परेशान हुए, यार ये बात ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने जो इनके मौलाना थे उनको बुलाया, उन बुलाए नहीं, उनके पास गए और उनको बताया। उन्होंने बोला कि भाई ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ कराने की कोशिश कर रहा है आपके बेटी के ऊपर या आपके ऊपर, आपको मैं कुछ दुआएं दे रहा हूँ, ये पढ़ लीजिएगा। उन्होंने बता दी, वो अपना पढ़ते रहे। उसके बाद ये सब ठीक रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुआ ये कि एक दिन अपनी बेटी को लेकर निकल रहे थे, इनफैक्ट सारी फैमिली निकल रही थी, कहीं पिकनिक पे जाना था या क्या था, सुबह सुबह निकल रहे थे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, इनका स्कूटर बाहर खड़ा होता था। अच्छा, पुरानी दिल्ली के घर कैसे होते हैं, पतली पतली गलियों में बड़ा सा दरवाज़ा होगा। ठीक है, बाहर स्कूटर खड़ा होगा, दरवाजे से खोलेंगे, गली पतली है लेकिन घर इतना बड़ा है कि उसमें आज की डेट में 5 फैमिलीज रह सकती हैं। ठीक है, अंदर खुलते ही एक छोटा सा स्पेस होता है जिसमें मोटर वोटर लगी होती है। अंदर जाते हैं, बहुत बड़ा सा आंगन होता है, बीच में सहन, सहन के चारों तरफ जो है आपके कमरे उमरे होते हैं, और फिर एक छत होती है। ये टिपिकल घर है पुरानी दिल्ली का। तो वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल रहे थे, स्कूटर की तरफ पहुंच रहे थे कि अचानक इनकी बेटी का पैर किसी चीज़ पे पड़ा, एक थैली पे। जैसे ही उस थैली पे पैर पड़ा, थैली पिचक गई, उसका सामान बाहर आ गया। अब जब उन्होंने देखा तो उसमें बिल्ली का कटा हुआ शव और उसकी बॉडी, मरी हुई बिल्ली, वो सब पड़ी हुई थी। और उनका पैर लगते ही सब ऑब्वियसली एक ही सी फीलिंग आई, अरे ये क्या हो गया। सब अंदर गए, धोया वोया, नहाए वाए, वो जो भी। बट उन साहब को समझ में आया कि यार पहले नाखून, फिर बाल, फिर ये, कुछ ठीक नहीं है मामला। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या था कि इनकी बड़ी बेटी, जिसका नाम लिखा हुआ आ रहा था, उसकी शादी हो गई थी तय। तो अब अगर ये चीज़ हाईलाइट भी करेंगे तो ससुराल तक पहुंचेगी। और उस ज़माने की बात है जहाँ पर ज़रा ज़रा सी चीज़ों में रिश्ते टूट जाया करते थे और शादी भी जल्दी हो जाया करती थी। तो लड़की आई थिंक उस वक्त कुछ 20 साल की रही होगी, 20-21 साल की। शादी तय हो गई थी, कुछ टाइम बाद शादी होनी थी। तो इन्होंने मामला उस वक्त भी फैमिली को कुछ बताया नहीं ज़्यादा। ठीक है, खैर शादी की तैयारी मेरे शुरू हो गई, सब इग्नोर हो गया। मंगनी से एक दिन पहले इनकी बेटी किचन में खाना बना रही थी, बाकी घर वाले दूसरी तरफ बैठे हुए थे, सिलेंडर फट गया एंड शी गॉट मोर देन 60% बर्न्स ऑन हर बॉडी। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सफदरजंग में एक बहुत बड़ा बर्न वार्ड है जो बर्न विक्टिम्स के लिए बना हुआ है, वहाँ एडमिट कराया गया उसको। ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने बोला कि बच जाएगी, बट 60% बर्न है बॉडी में।
इसको हील होते होते सालों लग जाएंगे, यहाँ तक बर्न पहुंच गया था, वो सब था। तो ऑब्वियसली फैमिली वॉज डेवेस्टेटेड, कंप्लीटली डेवेस्टेटेड। ऑब्वियसली शादी वादी तो अब मुमकिन ही नहीं थी उस वक्त। तो पूरी फैमिली ने सब कुछ उस पर झोंक दिया, उसको ठीक कराने पे। और जो ये साहब थे, इनको लगा कि इन्होंने वो चीज़ें इग्नोर करी थी, इसलिए उनकी बेटी के साथ ये हुआ है। सो मेंटली बिल्कुल नम हो गए वो, ठीक है। और इतना नम हुए कि वो उन्होंने कारखाने जाना छोड़ दिया। जो उनके कज़न भाई थे, उन्होंने कारखाने संभालने शुरू किए, इन्होंने जाने बंद कर दिया। बेटी के इलाज में पैसा बहुत खर्च होने लगा, ये पैसा बहुत ज़्यादा आ नहीं रहा था घर में। करते करते हालत ये हो गई कि एक कारखाना बेचना पड़ गया इलाज के चक्कर में। और बीच में इनको आ गया एकदम से ब्रेन स्ट्रोक साहब को, और ये भी हो गया हॉस्पिटल में एडमिट, और ये चले गए कोमा में। बेटी बर्न की वजह से हॉस्पिटल में, बाप कोमा में हॉस्पिटल में। अब सिर्फ छोटी बेटी और वो रह गए थे। अब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आस पड़ोस के लोग आके मदद कर देते हैं। ओल्ड दिल्ली में ख़ास तौर से ऐसा बहुत होता है, क्योंकि घर बहुत मिले हुए होते हैं, तो बहुत बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो खाना उनके घर में नहीं बन रहा था। कभी कहीं से खाना आ रहा है, कभी कहीं से कुछ आ रहा है, कभी कोई कुछ आ रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था। तो उनके जो कज़न भाई थे जो कारखाना संभाल रहे थे, उनकी वाइफ हर दूसरे तीसरे दिन आया करती थी ऑब्वियसली। कभी खाना लेके आ रही हैं, कभी कपड़े लेके गई धोने के लिए, धुलवा के लेके आ रही हैं वो, बिकॉज फैमिली वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू डू एनीथिंग नाउ। एक छोटी बच्ची रह गई थी और वो साहिबा रह गई थी, बाकी दोनों उनके फर्ज जो है वो हॉस्पिटल में थे। रोज़ का रोज़ हॉस्पिटल का चक्कर लगता था, एक शख्स हॉस्पिटल में रहता था, एक घर में रहता था। इस तरह से चीज़ें चल रही थी। यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ कंडीशन दे वर इन। तो जब वो एक दिन खाना लेके आई, तो इनकी जो मेड थी इनके घर में, उसने देखा कि ये कोई काली थैली लेके आई है साथ में। खैर कोई बात नहीं, वो कुछ ना कुछ लाते रहती हैं। अगले दिन हो रही थी सारे कमरों की सफाई। तो इनके छोटी बेटी के कमरे से, उसकी बेड के नीचे से एक काली थैली मिलती है, जिसको जब मेड खोलती है तो उसमें छोटी बेटी का नाम पर्ची पे लिखा हुआ है, और छोटी बेटी का यूज्ड सैनिटरी पैड उसमें रखा हुआ है, और साथ में कुछ और चीज़ रखी हुई हैं, विच इंडिकेटेड दैट इट्स अ काला जादू। अब भाई साहब ये देखकर सब में भगदड़ मच गई। ख़ास तौर से उन जो साहिबा थी, उनके माइंड एकदम से वो गया कि यार ये क्या है। अच्छा, बीच में हुआ ये था कि बिफोर उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उन्होंने जब उनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तो घर अपनी वाइफ को बता दिया था कि मुझे क्या क्या मिला था। ओके। ठीक है, अब इन्होंने डॉट्स कनेक्ट करने शुरू किए कि पहले नाखून, फिर बाल, फिर वो बिल्ली का, और फिर अब ये। तो इसका मतलब कोई कुछ करा रहा है या करा दिया है, उसी वजह से उसका सिलेंडर फट रहा है, और ये इनके साथ हुआ है। फिर उन्होंने बातें करनी शुरू करी, अपने आस पड़ोस में बात करी, ये सब किया कि भाई मुझे बताओ इसका इलाज क्या करें। तो किसी ने बताया कि अ, फरीदाबाद से आगे जाके कहीं पे बल्लभगढ़ की साइड एक कोई मदरसा मस्जिद है, वहाँ पर एक मौलाना है जो उतार करते हैं, वो सब अपेरेंटली हीलर हैं वो, उनके पास जाओ। और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, बल्लभगढ़ ना फरीदाबाद डेवलप था ना बल्लभगढ़ था इतना। तो उसमें वहाँ पे कोई गांव है जिसमें एक बड़ी बड़ी सी मस्जिद है, वहाँ वहाँ के हिसाब से बड़ी है। उसमें एक मौलाना है जो दूर दूर से लोग आते हैं। तो ठीक है, अब एक औरत जिसको सिर्फ इस वक्त ये लगी हुई है कि मेरी बेटी, मेरा पति ठीक हो जाए और सब हो जाए, और मेरी छोटी बेटी के साथ कुछ ना हो, वो तो हर किसी की बात मानेगी ना, राइट। उनके लिए कुछ सही गलत नहीं होता। तो वो अपनी छोटी बेटी को लेकर वहाँ पहुँचे, और सारी चीज़ें, उनसे मुलाकात हुई, सारी चीज़ें बता दी उनको। ठीक है, उन्होंने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा छोटी बेटी का। उन्होंने बोला कि आप पे बहुत बहुत स्ट्रांग वाला काला जादू करा रखा है, आपको कोई बर्बाद इस तरीके से देखना चाहता है कि वो आपके फैमिली मेंबर्स मर जाएं। ये कौन करा सकता है? तो उन्होंने बोला कोई ना कोई बहुत करीबी है आपके। फिर उन्होंने वो थैली दिखाई जो मिली थी, तो ये थैली कहाँ से आई?
तो उन्होंने बोला कि मुझे तो पता नहीं, घर पे मिली थी। कहना आप घर पे पता करो, किसी ने कुछ देखा होगा, अगर पता लगता है तो जिन्होंने ये थैली रखी है उन्होंने ही करवाया। अब फिर बातें शुरू हुई, फिर अल्टीमेटली मेड ने बताया कि ये काली थैली मैंने उन साहिबा के हाथ में देखी थी जब वो उस दिन खाना लेके आई थी। ओह! तो फिर ये वो बात लेके दोबारा मौलाना के पास गए, उन्होंने बोला, तो मौलाना साहब ने बोला कि भाई अगर उन्होंने ये थैली रखी है तो इसका मतलब उन्होंने ही कराया है। फिर मौलाना साहब ने एक कुछ आयतें दी, कुछ उन्होंने बताया, एक एक तरीके के पत्ते होते हैं, उन पत्तों को पानी में डाल के आप भिगो के रखें, उस पानी से आप नहाइए, अपनी छोटी बेटी को नहलाइए और अपनी बेटी और अपने हस्बैंड का स्पंज बाथ कीजिए और ख़ुद पीजिए भी। और ये कम से कम 3 महीने आपको लगातार करना है और ये दुआएं पढ़नी है, ये सब करना है। वो सब उन्होंने बताया और उन्होंने बताया कि जितना जल्दी हो सके वो घर छोड़ दो, क्योंकि वो जो भी चीज़ है, जो भी एंटिटी है जो आपसे चिपकी है, वो उस घर में अब रहेगी। और वो घर आज भी बंद है। अच्छा। घर आज भी बंद है। मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो ओल्ड दिल्ली में ऐसी लोकेशन पे है जिसके करीब मेरी नानी का घर है। आपने देखा बाहर से? देखा। कैसा है वो घर अभी? देखिए, जब आप उसके सामने से गुजरेंगे ना तो आपको गूज़बम्प्स आने लाज़मी है। There's something out there which gives you a very cold vibe from that house. हुँ। आप उसको लगातार ऐसे देखते हुए जाएँगे तो आपको उनसे कुछ करंट लगेगा। ना एकदम से गूज़बम्प्स आएँगे, वो हुँ। आएगा कि यार there's something not right about this. समथिंग नॉट राइट। कई लोगों को वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, कई लोगों को वहाँ से हंसी मजाक की आवाज़ें आती हैं। ऐसा होता है क्योंकि ओल्ड दिल्ली में गलियाँ जो हैं वो लिटरली बहुत टेबल और पतली-पतली है। इतनी इतनी पतली होती हैं। तो एक घर इधर है, एक घर इधर है, तो यहाँ अगर कोई बातें हो रही हैं तो सामने वाला भी सुन लेगा अपने ड्राइंग में बैठ के। बिल्कुल। तो सामने जो उनके घर हैं और ऑब्वियसली घर तो हैं ही लोगों के, तो जो रह रहे हैं उन्होंने बताया कि यहाँ से आवाज़ें आती हैं कभी कभी, कभी कभी जो रात भर आती हैं, जैसे महफिल इकट्ठी हुई हुई हो कई लोगों की। बाप रे! और इस तरह के, तो उन्होंने वो ऑब्वियसली फैमिली ने घर छोड़ दिया। आज वो फैमिली कहाँ रहती है किसी को पता नहीं है, ठीक है। और उनके ही कज़न भाई ने, जिनको वो अपना बड़ा भाई मानते थे, उन्होंने और उनकी बीवी ने मिलकर कराया था। अच्छा। अपने ही कराते हैं। जलन हसद लोगों की जो है ना, ईगो किस हद तक जा सकती है कोई नहीं जानता। ईगो में आके, उसमें आके, जस्ट बिकॉज समबडी इज डूइंग फाइनेंशियली बेटर विच यू थिंक यू डिजर्व्ड, आप उसको बर्बाद करने पे लग जाते हो। दिस इज, और इस तरह की कहानियां सागर बहुत ज़्यादा आती हैं हमारे पास। हम ये भी बात कर रहे थे अभी कि हमारे इंडिया में मोस्टली हॉरर को लेके बहुत अलग ही क्रेज़ है। हाँ, मतलब राइट, जितना लोग डरते हैं उतना इंटरेस्टेड भी हैं लोग सुनने के लिए। बिल्कुल। ये क्या माइंडसेट है लोगों का है? अपने इंडियंस का क्यों ऐसा है कि हमें इतना हॉरर पसंद है? यार ये तो देखो, इसका आंसर अगर वन वर्ड में बोला जाए तो क्यूरियोसिटी, हुँ। नथिंग एल्स। क्योंकि जब आपने कोई चीज़ न आपने देखी हो, हुँ। ना आप उसके बारे में कुछ डिफाइन कर सकते हो। सी, हमारे सामने एक प्लांट है, हमारे जी। सामने पानी है, ये हुँ। चीज़ें हम देख रखी हैं, जी। तो ये हमारे लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है। हुँ। लेकिन जो चीज़ इंसान डिफाइन नहीं कर सकता, जो चीज़ इंसान देख नहीं सकता, उसकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। और जब किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है तो उसका क्रेज़ भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। हुँ। और हॉरर एक ऐसी चीज़ है, बिकॉज मेरी एक लाइन हुआ करती थी पहले, मैं ऑडियो पॉडकास्ट जब करता था और रेडियो में था, तो एक हॉरर के पर्सपेक्टिव से लाइन है कि मानो तो सच, ना मानो तो रहस्य। हुँ। तो जिनके जो मानते हैं उनके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है, हुँ। और ख़ास तौर से वो लोग जिनके साथ कुछ हुआ है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जो नहीं मानते उनकी ज़िंदगी का हमेशा ये रहस्य रहेगा। हुँ। ट्रू। तो जो नहीं मानते वो नहीं मानते, उनको भी रिस्पेक्ट है, जो मानते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट है। हुँ। क्योंकि बिलीवर जो हैं वो किस लेवल पर जाकर वो एक एक देखिए, एक मैनिफेस्टेशन पर्सपेक्टिव से अगर ये कहा जाए तो एक चीज़ ये भी है कि जितना आप जिसके बारे में बातें करते हैं उतनी आप उसी तरह की एनर्जीज अट्रैक्ट भी करते हैं। ट्रू। और इसीलिए शायद नॉन बिलीवर्स जो हैं वो इस चीज़ में ना तो इसको सुनना चाहते हैं, ना इसके बारे में बात करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने आज तक मेरा यूट्यूब चैनल देखा ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हम हॉरर से दूर रहना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू अट्रैक्ट
दिस काइंड ऑफ एनर्जीज. आई एम अ लिटिल डिफरेंट. मेरे को ये है कि ठीक है भाई, देखें तो कौन सी एनर्जी आ रही है, लेट मी एक्सपीरियंस इट. सो जिनके साथ हुआ है, जिनके एक्सपीरियंस है, उनके लिए एक सच है, जिनके साथ नहीं उनको लिए रहस्य है. ट्रू. ये ना ऐसे कमेंट्स में भी लिखते हैं, जब हमारे भी चैनल में जब हम वीडियोस डालते हैं उसमें लोग कमेंट करते हैं, आई क्लेम नो नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दिस यस चैनल. यस 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 यस. आपको भी आते होंगे. हाँ, बहुत आते हैं ऐसे, मेरे को बहुत लगा ये आते क्या है, उधर आजकल नया ट्रेंड चला है कि लोग बहुत ज़्यादा आजकल रील्स देख के होता है ना, मैनिफेस्ट करते हैं. हैं, हाँ. टाइप दिस नंबर टू यस गेट थिंग्स. यस. तो आप एक आई क्लेम दिस की दिस नेगेटिव एनर्जी वोंट अफेक्ट अस. नो, आई थिंक ये सही भी है. देखिए, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर हेड इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग यू डू. आप अगर ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि आप एज अ पॉडकास्ट होस्ट या मैं एज अ यूट्यूबर, एज अ स्टोरी टेलर अगर कुछ कर पाऊंगा या अपना स्टोरी दोनों लोगों तक पहुंचा पाऊंगा या उनको इमेजिन करा पाऊंगा, अगर मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा. और उस बिलीव के लिए मेरा मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर सकता हूँ. तो होता क्या है कि व्हेन यू आर सो इन्वॉल्व्ड इन अ वीडियो और अ हॉरर फिल्म और अ हॉरर शॉट और व्हाटएवर इट इज़, अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं योर माइंड इज अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी. तो मेरी एक रेमेडी रहती है. सी, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन बिलीफ, हैज़ देयर ओन फेथ, हैज़ देयर ओन रिलीजन, किस पे वो बिलीव करते हैं. मेरा अपना एक वो है कि हर टाइम जब मैं हॉरर स्टोरीज रिकॉर्ड करता हूँ ख़ास तौर से, और हमारी जो राइटर हैं अनुश्री बासु, मैं और वो जब बैठ के लिखते हैं, बेसिकली वही लिखती हैं, मैं उसको थोड़ा पॉलिश करता हूँ. सो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से वो डिटेलिंग करती हैं स्टोरीज़ की कि जब मैं भी पढ़ता हूँ ना तो मेरे दिमाग में भी वो स्टोरी ऐसे घूमने लगती है, राइट. और फिर मुझे उसको पॉलिश करके आगे सुनाना है ताकि लोगों के दिमाग में वो विजुअल हो. तो इसका मतलब मुझे वो एब्जॉर्ब करनी है स्टोरी, तब मैं उसको सुना पाऊंगा. तो इसलिए जब रिकॉर्डिंग ख़त्म होती है तो कुछ ना कुछ अपने रिलीजन, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं यूट्यूब पे लगा के छोड़ देता हूँ सुनने के लिए. और वो अगले 1-1.5 घंटा 2 घंटा चलना चाहिए ताकि जो भी एनर्जीज अगर मेरे अंदर, और मेरा बिलीफ ये है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन एंड बिलीफ, कि ताकि मैंने जो अगर कुछ एनर्जीज एब्जॉर्ब करी हैं उस स्टोरी को एब्जॉर्ब करने पर या नरेट करने पर, वो क्लेंस हो जाए. ट्रू. वो मेंटली वाली चीज़ है कि मेंटली आप क्या बिलीव सब जो करते हो उससे आपका वो चीज़ और निकल जो जाता है. लोग नहीं बिलीव करते उनको शायद ये मजाक भी लग सकता है, विच इज़ ओके. उनके लिए वो बिलीफ है, उनके लिए वो रिचुअल है. एग्जैक्टली, विच इज़ फाइन. या सो दैट्स व्हाट. अभी हम जब कहानी सुना रहे थे ना दादी वाली, मैंने ऐसे बहुत देखा है लोगों को, ऐसे अपने पितरों के या फिर जो नहीं है उनके सपने बहुत आते हैं, उनको कुछ कहते हैं. आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपको इसी तरीके कुछ सपने आए हैं और आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आई टेल यू, आई डोंट नो कि इसको क्या बोलेंगे, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव माइंड, इन द सेंस कि कभी कभी मुझे यहाँ तक इंट्यूशन हो जाता है, या उसको आप विजन बोलें या कुछ करें, और हो सकता है कि बड़ा मजाक लगे लोगों को, झूठ लगे लोगों को, बट दिस हैपन्स विद मी. समटाइम्स इट हैपन्स कि मुझे पहले से एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कहें या एक बहुत शॉर्ट विजन कहें कि मुझे पता लग जाता है जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ क्या होने वाला है. अच्छा. एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं किसी क्लाइंट मीटिंग में जा रहा हूँ तो रास्ते में कभी कभी मुझे ऐसा इंट्यूशन होता है, इतना स्ट्रांग वो होता है कि मुझे ये भी पता होता है कि मैं सवाल क्या करूँगा, वो जवाब क्या देंगे, वो सवाल क्या करेंगे, मैं जवाब क्या दूंगा. अच्छा. और 99% टाइम्स वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है. और इसी वजह से शायद ख्वाब भी आते हैं. लेकिन जो मुझे, मेरे ड्रीम्स और मेरे ख्वाब के पर्सपेक्टिव से बात करूं, मुझे कोई एंसेस्टर नहीं आया, लेकिन कोई एक शख्स बहुत बार आया. वो कौन है कौन नहीं है मैं नहीं जानता. सफ़ेद पोशाक में है, सफ़ेद दाढ़ी है, बहुत चेहरे पे एक सुकून, चेहरे पे एक नूर जिसको बोलते हैं, एक एक इत्मीनान है चेहरे पे. वो आते हैं. बात उन्होंने कभी नहीं करी मुझसे, कुछ बताया नहीं, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ख्वाब में ऐसी होती हैं जब मैं फंसा हुआ होता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक बार ये ख्वाब था कि मैं एक जंगल में फंसा हूँ, मुझे वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा. मुझे वो नज़र आया, उन्होंने रास्ता दिखा दिया, मैं निकल गया. बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं से गिर रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है कि मैं गिर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा. कहीं से आके कुछ ऐसा हुआ कि वो आए और बच गया. सो उन्होंने कभी बात नहीं करी मुझसे,
लेकिन वो नज़र आते हैं। हम्म अब वो एंसेस्टर हैं नहीं हैं, कौन है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन से मैंने उनको कई बार देखा है। कैसे दिखते हैं वो? बस एक सफ़ेद पोशाक है, पूरा एक हाँ। पूरा एक सफ़ेद सा है, और दाढ़ी है सफ़ेद, कोई टोपी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है। बस मुस्कुराते हैं देख के, ही स्माइल्स। हम्म ठीक है, अगर मैं किसी से रिजेम्बलेंस करना चाहूँ उनके फेस की, क्योंकि फेस उनका कभी भी मुझे ख्वाब ख़त्म होने के बाद या उठने के बाद मुझे उनका फेस पूरी तरह याद नहीं रहता, कभी भी। मतलब अगर कोई मुझसे बोले कि मैं स्केच आर्टिस्ट हूँ, आप मुझे उनके फीचर्स बता दो, मैं नहीं बता पाऊंगा, हम्म मुझे उनका फेस ही याद नहीं रहता। लेकिन अगर मैं इमेजिन करके उनको किसी से रिजेम्बलेंस करवाना चाहूँ तो मेरे दादा से उनकी रिलेशनशिप होती है। अच्छा। आई वॉज वेरी क्लोज टू माई ग्रैंडफादर, ही डाइड अ फ्यू ईयर्स अगो। ओके। फ्यू ईयर्स मतलब 12 साल पहले हम्म उनकी डेथ हुई थी। उनके बहुत क्लोज था मैं, अब किसी वजह से तो वो बड़े। तो अगर मैं किसी से रिजेम्बलेंस कराना चाहूँ वो शायद उनसे होगी। हालांकि वो मुझे ख्वाब में उनकी डेथ से बहुत पहले से आ रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो हु, बट मेरे लिए मुझे पहले ये लगता था कि ये सब ख्वाब है। आई मीन हमारा माइंड जो है वो एक मशीनरी है, सबकॉन्शियस। सो ड्रीम्स कम फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड। यस यस। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव ही नहीं होता वाइल यू आर अवेक। वी डोंट हैव दैट कैपेसिटी, हमारे अंदर वो पावर नहीं है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करा पाएं साइंटिफिकली स्पीकिंग यस। वाइल वी आर अवेक। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है व्हेन वी आर स्लीपिंग। ठीक है, तो वो आपका वहां से ड्रीम्स आते हैं। अब वो क्या कुकअप करके, क्या तिकड़म लगा के, क्या मिक्सचर बना के, क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमें नहीं पता होता ड्रीम्स में। कभी कभी बड़े वियर्ड से ड्रीम आते हैं कि आप जो है पानी पे चल रहे हैं, आप जो है हवा में चल रहे हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? आपका सबकॉन्शियस माइंड कुकअप कर रहा है। Scientifically speaking, a lot of times people who believe in that, people say that you do astral projection while you are sleeping. ओके। किसी किसी का अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि वो, कई लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर लेते हैं। अब वो मैं नहीं मानता। और क्या है एस्ट्रल प्रोजेक्शन? सो एस्ट्रल प्रोजेक्शन इज व्हेन योर बॉडी इज समवेयर, योर कॉन्शियसनेस इज समवेयर एल्स। अच्छा। मतलब सागर जो है वो यहाँ बैठे हैं और नींद में हैं, लेकिन नींद में नहीं है। सागर जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की कॉन्शियसनेस को मुंबई ले गए, ओके। और आपको मुंबई में इस वक्त आपके ऑफिस में क्या चल रहा है, कौन कहाँ बैठा है, क्या बातें कर रहा है, वो भी सब पता लग जाए। ऐसा होता है? आई डोंट नो मैन। आपके साथ हुआ कभी? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ, और ये मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि होता है। बट ये टर्म है। बट ये टर्म है, इट्स अ साइंटिफिक टर्म, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ओके। It basically is another terms। अगर when you are, so what is soul? सोल क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। और साइंटिस्ट आज तक ये नहीं पता कर पाए कि बॉडी के कौन से हिस्से में सोल है। जी। कॉन्शियसनेस है, हम्म राइट? वो सोल, वो कॉन्शियसनेस हमें हम बनाती है, वो आपको सागर बनाती है, मुझे अहमद फराज बनाती है, राइट? बट ये तो कार्बन है, ये तो बॉडी है। यस। वंस वी डाई, दिस इज डिस्ट्रॉयड, बट सोल डजंट, और अदर कॉन्शियसनेस इज नॉट, राइट? उस वक्त अगर आपकी कॉन्शियसनेस चीज़ें देख पा रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी की अपने घर में डेथ हो जाती है, उसके घर वाले आसपास खड़े हुए हैं, उसकी बॉडी मर चुकी है लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अभी जिंदा है। वो कॉन्शियसली लोगों को देख पा रहा है लेकिन उनसे बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि बात बॉडी के थ्रू होती है। बॉडी इज दैट व्हीकल जिसके थ्रू कॉन्शियसनेस फंक्शन करती है। तो उस वक्त अगर वो कॉन्शियसनेस ट्रैवल कर पा रही है, आई थिंक उस फिनोमेना को एस्ट्रल प्रोजेक्शन बोल सकते हैं। अब किसी के अंदर, किसी के माइंड में ये इतनी पावर आ जाए कि वो अपनी बॉडी को ऑलमोस्ट डेड करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियसनेस को कहीं और ट्रैवल करा सके, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल, until unless you are a superhero or superhuman, I don't know, बट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, अभी तक तो नहीं है भाई साहब। एआई आगे पॉसिबल करा दे तो मुझे नहीं पता, बट अभी तक तो नहीं है। तो इस टर्म का ना बड़ा यूज होता है हमारे हॉरर जॉनर में, क्योंकि हम जिसको आत्मा बोलते हैं
क्या वो आत्मा है या सिर्फ कॉन्शियसनेस है? ट्रू। और पिक्चर्स, मूवीज ने, पिक्चर्स ने, सिनेमा ने हमें एक परसेप्शन दिया है कि आत्मा जो है वो वाइट कलर का ऐसा वो है और ऐसे उड़ रही है. हाउ डू वी नो दैट? जब मैं इनसे वैभव मल्होत्रा जी से कर रहा था बात, मतलब पॉडकास्ट आपने तो उनके साथ किया भी है, हाँ, मैंने किया है. उनसे ऐसी बात हो रही थी, वो भी मीडिया बैकग्राउंड से ही हैं, आई नो. और वो भी विक्रम भट्ट सर का एक बार इंटरव्यू ले रहे थे। अच्छा. मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपने बात की ना कॉन्शियसनेस और इसके बारे में, तो विक्रम भट्ट सर ने बोला था, उन्होंने मुझे बताया कि विक्रम भट्ट सर एक कुछ साइकिक मेडिटेशन किए थे। उस Okay. मेडिटेशन करने के बाद आपको एंटिटीज या सोल बोलो, आपको सामने दिखते हैं, आंखों के सामने। ओके. या तो वो इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि आप समझो, आप ऐसे बैठे और आपको दिख रहा है यहाँ से एंटिटीज जा रहे इधर इधर। इट वाज सो मतलब मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा. या मतलब इस आप सोचो कैसा लगेगा अगर आपके सामने वो सारी एंटिटीज दिखे कि आसपास गुजर रही यार, है। पता है ये बहुत बड़ा कर्स होगा अगर आप ऐसा कर पाए तो. अगर आपको दिख रही है ना, इट्स अ कर्स, इट्स नॉट गुड थिंग. बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में आप सोचिए. आप किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज करेंगे कि आप कहीं पर भी अकेले नहीं हैं. और आपको पता है कहीं पर भी आप जब अकेले हैं तब भी अकेले नहीं हैं. अभी इस वक्त भी जो लोग बिलीवर हैं, जैसे मैं हूँ, मैं एक्चुअली एंटिटीज़ में बिलीव करता हूँ क्योंकि मैंने तो महसूस किए हैं, जी। मैंने एक्सपीरियंस किए हैं. तो मैं बिलीव करता हूँ और ये भी मानता हूँ कि हमारे हमारे रिलीजन, हमारे फेथ के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से भी जिन होते हैं और हर जगह मौजूद होते हैं. जी। आपको वो क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो एक ऐसी डायमेंशन में है जहाँ हम ह्यूमन आइज नहीं देख सकते. वो डायमेंशंस क्रॉस कर सकते हैं, हम नहीं देख सकते. ह्यूमन आई विच इज़ ह्यूमन बॉडी, हमारा जो कैपेबिलिटी है, हम अपना वैसे भी माइंड 5%, 3% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसी तरह से हमारी आइज़ की भी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो ऐसी नहीं है कि हम नेकेड आइज से डायमेंशंस में देख सकें. राइट? हम एक 3D डायमेंशन में रह रहे हैं, हम 4th डायमेंशन में नहीं देख सकते. दैट्स नॉट साइंटिफिकली एंड ह्यूमनली पॉसिबल. तो जो एंटिटीज़ हैं वो 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन में रहती हैं. उनके लिए टाइम डज नॉट फ्लो लाइक अ लीनियर. हमारे लिए टाइम लीनियर है. करेक्ट। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है. उनके लिए टाइम लीनियर नहीं है बिकॉज दे एग्जिस्ट आउटसाइड टाइम. वो उस डायमेंशन में है. तो आप इमेजिन करो, अगर आपकी आइज उस डायमेंशन में देख पा रही हैं, आपका माइंड बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा. आप इस जो हमारी ये दुनिया है ना, जो हमारे काम है, इन सब को त्याग दोगे, छोड़ दोगे, बिकॉज इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर. True. आप सोचो, आप अगर टाइम के बियॉन्ड देख पा रहे हो, आप उस डायमेंशन में देख पा रहे हो, राइट? तो आपको लगता है पैसा, फेम वगैरह कुछ मैटर करेगा? और चलो मैं ये मानता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि चलो एंटिटीज जो हैं वो डायमेंशन क्रॉस कर लेती हैं, ठीक है, वो हमारी डायमेंशन में आई और किसी को दिखी. फॉर एग्जांपल, जैसे अब विक्रम भट्ट जी ने अगर बोला ये, तो लेट्स से किसी ने साइकोटिक को मेडिटेशन करी और उनको दिख रही हैं, उस वक्त भी आप सोचो आपकी मेंटल हेल्थ. आप रात को अपने कमरे में अकेले लेटने सोने लेटे हो और आपको दिख रही, सो पाओगे? नहीं सो पाओगे. जब आप सो नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, पी नहीं पाओगे, तो आपकी ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई है. इट्स अ आई मतलब सीरियसली थिंक कि किसी के साथ ना हो कि वो इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसका हो जाएगा कि वो शायद फिर कुछ और कर नहीं पाएगा. हाँ, फिर उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने बैक से यू टर्न लिया, कुछ करके मेडिटेशन करके, किसी की हेल्प लेके, आई एम श्योर. फिर ठीक हो गया वो. बट दैट्स वाई व्हेन आई आस्क्ड हिम ना कि आपके लिए डर का डेफिनेशन क्या है, तो उन्होंने इसलिए मुझे ये कहा था कि जितने अच्छे से मैं डर को समझ सकता हूँ और कोई नहीं समझ सकता. विक्रम भट्ट ने बोला था ये, वैभव ने, विक्रम भट्ट ने बोला, विक्रम भट्ट ने बोला था. क्योंकि उन्होंने अगर ऐसी चीज़ें देखी हैं. आई एम श्योर. या मैं उनके लिए फिर डर अलग चीज़ हो गई. हमें डर लगता है कि अरे मैं लेट हो जाऊंगा, हमें डर लगता है कि अरे ये हो गया, वो हो गया. उनके लिए डर अलग हो गया ना फिर. यस. सो डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. जिसमें किसी ने किसी के ऊपर कुछ करवा रखा है, किसी ने किसी के ऊपर कुछ करवा रखा है. लखनऊ की कहानियां बहुत आती हैं, यूपी से तो मतलब इतनी आती हैं, मैं क्या बताऊं आपको. ऐसा लगता है सारा काला जादू यूपी में ही होता है. लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम यूपी. अब तो खैर इंटरनेशनल भी आ रही हैं. अभी रिसेंटली हमारे पास दुबई की एक स्टोरी आई थी जो हमने अभी अपने चैनल पे करी है. Okay.
अभी हमारे पास एक कहानी पड़ी है उसकी, ट्रिनिडाड टोबैगो की, जो वहाँ अभी पे डेवलप हो रही है वहाँ पर। भाई तब इन एंटिटीज़ का कोई शहर कोई वो थोड़ी होता है। सबसे ऐसे इंटरनेशनली सबसे एक्साइटिंग स्टोरी कौन सा लगा आपको? इंटरनेशनली एक स्टोरी हमारे पास आई हुई थी भाई, इधर की, सऊदी की। सऊदी की। सऊदी की सऊदी की एक स्टोरी आई हुई थी जिसमें, और ये स्टोरी हमारे पास आई थी, हालांकि मैंने बहुत पहले सुन रखी है, क्योंकि ये बड़ा फेमस किस्सा है जो टीवी पे वायरल भी हुआ था। ठीक है। ये बात बहुत वक्त पहले की है, जब इंडिया में पीटीवी आया करता था। ओके। जी वाज द वाज द वो मीडिया हाउस जो पाकिस्तान के कुछ चैनल्स को सैटेलाइट पे यहाँ दिखाया करते थे, जब केबल टीवी होता था, तब की बात है। ओके। सेट टॉप बॉक्स उसको पीटीवी कहते थे। पाकिस्तान टीवी। पाकिस्तान टीवी। हाँ। तो उसमें और जी जिंदगी भी आया था, आपको याद होगा शायद, एक टाइम पे जी जिंदगी का क्या है, जिसमें कुछ सीरीज वगैरह आई सीरीज थी। आती थी। तो उसमें एक टॉक शो आता था, अपेरेंटली वो दुबई में शूट होता था, जिसमें जो है एक होस्ट बैठते थे, एक साहिबा बैठती थी, एक मौलाना बैठते थे, और लोगों के क्वेश्चंस लिए जाते थे और बातें होती थी वगैरह वगैरह। उस टाइम का पॉडकास्ट टीवी शोज जिसमें होते थे। तो उसमें एक साहिबा ने फ़ोन किया था, और उन्होंने एक ऐसा सवाल किया था कि वो टीवी शो का वो क्लिप जो है वो उस टाइम के हिसाब से वायरल हुआ था। उन्होंने सवाल ये किया था कि मैं इंडिया में रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, और मैं अभी रिसेंटली सऊदी गई थी, मक्का मदीना, हम्म। ठीक है, और मैं मक्का मदीना गई हूँ और मैं काबे के सामने खड़ी हूँ, लेकिन मुझे काबा नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने भी एग्जैक्टली यही रिएक्शन दिया था कि बहन आप क्या कह रही हैं, आपको पता है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप काबे के सामने खड़ी हैं और आपको नज़र नहीं आ रहा। कह लेंगे नहीं मौलाना साहब मुझे नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा आपका नाम करिए, मैं नाम नहीं बताऊंगी अपना। तो कह लेंगे आप करती क्या है? कहेंगे नहीं मेरे हस्बैंड ये करते हैं। मैं कहेंगे ना 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 ना। उन्होंने पूछा मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि आप, मैं ये पूछ रहा हूँ आप ऐसा क्या करती हैं कि आपके हिसाब से आपको नज़र नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि मैं असल में बहुत पहले मैं लोगों की मदद किया करती थी काला जादू करने में। और काला जादू कैसा? एक कब्रिस्तान में, जो वहाँ का, जहाँ भी वो रहती थी वहाँ का लोकल कब्रिस्तान, जब वहाँ पर मर के कोई इंसान की बॉडी आती थी, तो जिसने भी काला जादू करवाना होता था उसकी सामग्री और नाम और वो जो भी है वो एक पुड़िया में बना के उस लाश के मुंह में रखवा दिया करती थी, कब्रिस्तान के केयरटेकर के थ्रू। ये कब्र का जादू बहुत होता है। लोग मटके में राख डाल के उसमें चीज़ें करके कब्र में दफना देते हैं। लोग जो है कब्रिस्तान में जो पेड़ वेड़ होते हैं उस पे कीलों वाला जादू बहुत होता है, जिसको वूडू भी बोलते हैं। वूडू तो डॉल से होता है, लेकिन कई लोग फोटो वोटो बना के चीज़ें लिख कर और पेड़ पे उस जिस पे लिखा है उसको कील से ही गाड़ देंगे, और वो बेचारा इंसान जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ में हेल्प करी थी अपेरेंटली, और एक नहीं कई लोगों की हेल्प करी थी काला जादू करवाने में। तो मौलाना का साहब का कहना यह था कि आप आइंदा सऊदी जाइएगा मत, और यहाँ आप दोबारा फ़ोन करिएगा मत, क्योंकि जो आप काम कर रही हैं ना, अगर आपको काबा वाकई नज़र नहीं आया है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सच बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं, लेकिन अगर आपको काबा वाकई नज़र नहीं आया है तो ये आपकी सज़ा है, और आप समझ लीजिए कि आपने कितना बड़ा गलत काम किया है। देर आर, अब तो खैर अब तो बहुत ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं ऐसे, अब वो कुछ ऑब्वियसली फेक भी होते हैं, बट इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स भी हैं कई लोगों की जो जेन्युइनली भी करते हैं, जो कब्रिस्तान में जा जाके इस तरह के जादू निकाल निकाल के उनको अनफोल्ड करके ठीक करते हैं, ताकि अगर किसी पे परेशानी आ रहा है तो वो ठीक हो जाए। ऐसे करते हैं लोग? ऐसे भी लग करते हैं भाई, बाप रे। बहुत करते हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ ना, आप पूछ रहे थे कि लोगों इंडिया में क्यूरियोसिटी क्यों होती है भाई, और ये है वजह। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक क्लिप वायरल हुआ था, इसमें एक औरत बीच सड़क पे, एक वो पूरा वो डायग्राम वायग्राम बना के वो रख के बीच सड़क पे काला जादू कर रही है, प्रैक्टिस। अभी अभी कुछ टाइम पहले की बात है ये। अच्छा। हाँ, बीच सड़क पे मेन रोड पे रात को ऊपर से उसने, किसी ने, बंदे ने देखा, उसने वीडियो बनाया उसका, और जैसे ही उसने ऐसे करके देखा वो मुस्कुराई, वो भाग गया वहां से। ये वीडियो वायरल हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। अच्छा।
सड़क के बीच खड़े होकर उसने डायग्राम वायग्राम बना रखा है। रात को ऑब्वियसली लेट नाइट का वक्त है, और वो वहाँ खड़े होके कुछ अपना रिचुअल भी कर रही है, और वहाँ सिंदूर भी रखा हुआ है और वो सब भी रखा हुआ है। एक कहानी तो भाई ऐसी आई थी, इफ यू हैव टाइम, या वी हैव, या हाँ, प्लीज प्लीज। एक कहानी तो ऐसी आई थी कि एक मेड ने गुस्से में आके अपने मालिकों पे करवाया था। नहीं, मालिक में ब्लैक मैजिक करा है। मालिक पे मालकिन पे दोनों पे। बेसिकली हुआ ये था कि एक कपल था, ये बैंगलोर की कहानी हमारे पास आई थी। कपल था जो बैंगलोर में सेटल थे। हस्बैंड जो है वो आईटी उसमें काम करते थे, और 2009 के आसपास की बात है। आईटी में थे, तो ऑब्वियसली उस वक्त भी बहुत सारी बड़ी फर्म्स ऐसी थी जो वर्क फ्रॉम होम दिया करती थी। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इंटेल हो गया, ये सब किया करते थे। तो वर्क फ्रॉम होम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद ही आया है, उससे पहले भी था। तो उनके हस्बैंड का एक ऑफिस घर पे ही था, घर में काम किया करते थे। वाइफ जो है वो लॉयर थी, और काफ़ी बड़ी फर्म में लॉयर थी, तो वो जाया करती थी। तो एक मेड उन्होंने रखी थी, हालांकि उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी वो। आती थी, सरसरी तौर पर सफाई करती, हर घर में यही कहानी होती है कि तुम साफ़ नहीं करती हो, तुम सफाई नहीं करती हो, तुम ये नहीं करती हो। उनका चलता रहता था, और वो बिन बताए छुट्टियां बहुत करती थी, बिन बताए गायब हो गई, बिन बताए वो 3 दिन 4 दिन बाद आ रही है। इस तरह से तो वो बहुत परेशान थे, अब मेड मिल नहीं रही थी कोई दूसरी। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऑफिस के लिए निकल रही थी, तो मेड आ गई, और 3 दिन की छुट्टी के बाद, और वहाँ वो उसके ऊपर चिल्ला पड़ी। तो उसने बोला मेरा बेटा बीमार था, इसलिए मैं वो नहीं आ नहीं आ पाई। पाई। तो उसके मुंह से गलत, थोड़ा सा गुस्से में ना वो निकल गया कि तुम गंदी नाली के कीड़े, तुम बच्चे में तुम्हारे बीमार होते रहते हैं, तुम गंदे उसमें रहते हो, पता नहीं बच्चा बीमार था भी नहीं था, झूठ बोल रही है, whatever। इस तरह से ना गुस्से में निकल गया। उसने जो है, मेड ने उसके ऊपर उल्टा वो करना शुरू किया, तुमने मेरे बेटे को ऐसे क्यों बोला। और वहाँ बड़ा ज़बरदस्त वर्बल स्पैट हुआ दोनों में, इतना कि उसने अपनी मालकिन को धक्का दिया। वो उठी तो उसने उसको धक्का दिया, मेड को धक्का दिया, तो वो दरवाजे पे जाके गिरी, और दरवाज़ा खुल गया, मेन डोर, वो नीचे गिरी। जब ये सब कमोशन हुआ, शोर शोरा हुआ, तो पड़ोसी भी आ गए, ठीक है, और वहाँ जो है बड़ी गालम गलौज होने लगी, और हस्बैंड भी आ गया इनका। हस्बैंड को देख के वो बोली कि तुम्हारा हस्बैंड को संभालो तुम, ये जो है घर में रह के गंदी गंदी हरकतें करता है, मुझ पे गंदी नज़र डालता है। तो वो हस्बैंड गुस्सा हो गया, और हस्बैंड ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, और वो नीचे गिर गई। और उसने बोला कि अगर तू मुझे यहाँ नजर आ गई, तुझे और तेरे बच्चे को दोनों को मार दूंगा, ऐसे ऐसे कुछ गलत। और वार्ड्स को बुला लिया गया, गार्ड्स को बोला यहाँ से इसको निकालो, अगर ये दोबारा नजर आ गई तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा, वगैरह वगैरह। उसने बोला, अच्छा, द फीमेल वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, नॉट द मेड, ओ, दिस मालकिन। मालकिन वॉज प्रेग्नेंट। तो उसने बोला मैं तुझे बता रही हूँ, तू अच्छा नहीं कर रही है, मेड ने बोला। तो जहाँ ऐसे ना, खैर वो उसको पकड़ के ले गए वहाँ वहाँ से। अब खैर बहुत दिन हो गए, मेड नहीं मिल रही थी उनको कोई। एक दिन अच्छा, इसको कभी कभी ऑफिस जाना होता था, हफ्ते में एक दिन आदमी को। तो सुबह सुबह तैयार होकर दोनों निकले, और उस दिन शेड्यूल ये होता था कि दोनों साथ जाते थे। वो पहले उसके ऑफिस ड्रॉप करता था लड़का, उसकी अपनी वाइफ को, और फिर अपने ऑफिस जाता था। दरवाज़ा खोला दरवाज़ा खोला है, और उनके दरवाजे के बाहर वो डायग्राम बने हुए हैं। ये सिंदूर रखा है, कटा हुआ नींबू रखा हुआ है, मिर्ची रखी है, ये सब कीलें रखी हैं, ये सब चीज़ें उसमें रखी हुई हैं। और बिफोर ही कुड लुक एट इट, वो आगे बढ़ा, ऐसे पीछे देखते बात करते हुए, उसका पैर जो है कील पे पड़ा, कील उसके घुस गई, और वो ऑब्वियसली दर्द में पीछा है, वो गिर गया। वो अंदर से उसकी वाईफाई देखा कि क्या है, उसका कील घुसी हुई है। जब उनकी नज़र के दरवाजे के बाहर पड़ी और उन्होंने डायग्राम देखा, तो दोनों सत्य में रह गए भाई साहब। उस पे ह्यूमन फीसिस भी पड़ा हुआ था, आई डोंट नो क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने पहले तो कील निकाली, उसको पट्टी वट्टी करी, ठीक है, उसके बाद उस पर पानी डाला, ठीक है। फिर अब इस लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन किया, वो बहुत रिलीजियस थी। तो माँ ने बोला बेटा, पहले सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़, ठीक है, फिर गायत्री मंत्र पढ़, और फिर कुछ और भी उन्होंने मंत्र दिए, ये पढ़, और गंगा जल जो तेरे मंदिर में रखा हुआ है कलश में, उसको निकाल के पूरे घर में हल्का हल्का छिड़क दे, और वहाँ भी जहाँ पर वो बनाया गया था। तो उसने वो करा, हो गया क्लेंस, कोई बात नहीं। खैर दिन निकल गए, मेड की तलाश
चलती रही। एक दिन वाइल द गाय वॉज एट होम एंड शी वॉज नॉट, बिकॉज शी वॉज इन ऑफिस, घंटी बजती है दोपहर के 3 बजे के आसपास। दरवाज़ा खुलता है, सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी है। ठीक है, मुश्किल से 23, 24, 25 साल की होगी। अब ये भाई साहब जो हैं एकदम देखते रहेगा उसको कि यार ये तो बड़ी प्रिटी सी है। तो बोला साहब मुझे काम के लिए भेजा है 106 बंगला नंबर वालों ने। तो उन्होंने 106 नंबर वालों को तो हम जानते नहीं, लेकिन मैडम जानती हैं, उनकी दोस्त है। तो उसको लगा होगा। वो आ गई अंदर। अच्छा, क्या कैसे लोगी, क्या बात है, क्या सारी इंटरव्यू। तो उसने बोला कि साहब मैं इसी टाइम आ सकती हूँ 3 बजे, मैं सुबह नहीं आ सकती, मैं शाम नहीं आ सकती, काम करना है तो बताओ। अब ये दीज गाइज वर डेस्परेट कि भाई मेड चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी बढ़ रही थी, उसको थोड़ा अनईजी भी फील हो रहा था, घर के काम भी करने हैं, इसके भी करने हैं, उससे हस्बैंड से खाना बनाया नहीं जाता था, वो किचन में नहीं जा पाता था, वो ऑफिस से आके खाना भी बनाए, सफाई भी देखे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दे वर डेस्परेट टू हैव अ मेड। तो उसने बोला एक काम करो, आप नंबर छोड़ दो, मैं अपनी वाइफ से बात कर लूँगा, वो आपको कॉल कर लेंगी। मन ही मन ये हुआ कि यार बड़ी खूबसूरत है ये, अगर ये आ गई तो टाइम पास हो जाया करेगा, जो टिपिकल मेन वो वाली सोच। खैर वो चली गई बात बात करके कि 3,000 रुपये 4,000 रुपये जो भी है वो लूँगी, वटेवर। शाम को जब वाईफाई उसको नंबर दिया कि एक मेड आई थी, कि मेड कहाँ से आई? 104 नंबर वाले। अच्छा, हो सकता है मैं जानती हूँ, कभी बात करी हो, क्योंकि मैं सबसे बोल के आई थी कि मुझे मेड चाहिए। नंबर दिया, नंबर पे कॉल किया उसने, थोड़ी देर बात करी औरत इसने मालकिन ने, और उसको लगा कि यार सब सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है। उसने बोला तुम कल से काम पे आ जाओ। मैं कहा, ठीक है। तो अब ये डिसाइड हुआ कि अगले एटलीस्ट 3-4 महीने तक हफ्ते में एक दिन जो इसको ऑफिस जाना होता था आदमी को, वो भी नहीं जाएगा, अपनी कंपनी में रिक्वेस्ट डाल देगा, क्योंकि अगले 3-4 महीने दे विल टेस्ट दिस मेड। अगर भरोसा हुआ तो घर की चाबी दे देंगे, कि जिस दिन साहब ना हो उस दिन तुम घर की चाबी अंदर से खोल के आओ और सफाई करके निकल जाओ। खैर अगले दिन से काम शुरू हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा काम करने लगी, कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगी। मतलब कपड़े अगर ऐसे पड़े हैं तो उनको तय करके रख दिया, बेड ठीक कर दिया, अपने आप पंखे साफ कर दिए, जो भी मेड्स नहीं करती हैं, इनसे बोलना पड़ता है करने को, वो सब वो करने लगी। वो बड़ी खुश लड़की कि यार मेरी प्रेगनेंसी में मेरा साथ भी दे रही है और सब हो रहा है। तो भरोसा होने लगा। भरोसा होने लगा तो फिर ये हुआ कि अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि उसके हस्बैंड जो है उससे थोड़ा डिस्टेंट होने लगा। ओके। ठीक है, जैसे वो रात में साथ बैठ के टीवी देखा करते थे वो बंद हो गया। जैसे वो जब वो ऑफिस से आती थी, कभी उसके लिए पानी ला रहा है, कभी उसको संभाल रहा है, क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो वो थोड़ा सा ध्यान रखता था, वो सब बंद हो गया अचानक। वो अब अपने ऑफिस वाले जो उसका कमरे में जिसमें ऑफिस बना था उसमें बंद रहने लगा। और जब उससे पूछो क्या कर रहा है, अरे देयर इज अ न्यू प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन इट, नहीं नहीं मैं बाहर नहीं आ सकता। और दूसरी चीज़ ये हुई थी कि अब उसने घर में फुल स्लीव्स पहनना शुरू कर दिया था। पहले वो बनियान में रहता था, या टी शर्ट में रहता था, या सैंडोज में रहता था, कट स्लीव वगैरह, बट अब वो फुल स्लीव्स में रहता है। ये बड़ा अजीब डेवलपमेंट था। तो उसको शक हुआ कि इज ही हैविंग एन अफेयर, किसी भी औरत के शक जाएगा। उसने कहा यार इसके तह तक जाना पड़ेगा। पहले तो उसने थॉट को थोड़ा श्रग ऑफ किया कि नहीं नहीं ही इज़ नॉट लाइक दैट। बट जब ये कम नहीं हुआ और उनकी बातचीत इतनी कम हो गई कि वो कभी कभी बातचीत करने लगे, वो भी सिर्फ मैसेज पे और कॉल पे, घर पे वो दिखता ही नहीं था उसको, तब उसको ज़्यादा शक हुआ। एक दिन उसने क्या किया, दोपहर को वो जल्दी आ गई ऑफिस से और घर के बाहर वेट करने लगी। ठीक है, घर के बाहर वेट करने लगी कि देखूं कौन आता है, कोई आता ही नहीं आता है। ठीक 3 बजे मेड आई, मेड ने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला, मुस्कुराता हुआ वो बाहर आया, उसका हाथ पकड़ा मेड का दोनों, और हाथ पे किस किया और उसको अंदर ले गया। अब इसको क्लियर हो गया था कि इसका अफेयर मेड से चल रहा है। और ये इतना डेवेस्टेटेड फील करने लगी कि यार मेड से, मतलब और कोई नहीं मिली, मेड की वजह से ये अपनी वाइफ को इग्नोर कर रहा है, वो भी जो 7-8 मंथ प्रेग्नेंट है। इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ बढ़ी, अपने सैंडल उतारे, हील्स जो पहन रखे ताकि आवाज़ ना आए, अपने चाबी से दरवाज़ा खोला। ऑल दिस वाइल शी वॉज होपिंग कि वो गलत हो, वो गलत हो, वो गलत हो, जो उसके जहन में। अंदर घुसी, कोई नहीं दिखा उसको। जो उसका ऑफिस वाला कमरा था उसमें से गिगलिंग की आवाज़ें आ रही थी, कोई हंस रहा है। इसने आहिस्ता से नॉब घुमा के एकदम ऐसे दरवाज़ा खोल लिया, तो अंदर बिल्कुल अंधेरा था। ठीक है,
बस वो सिस्टम जो रखा था उसकी लाइट थी और एक रेड एलईडी ऐसी टाइप की लगा रखी थी वो थी। उसमें उसको नज़र आया कि मेड जो है वो उसके हस्बैंड के लैप पे बैठी हुई है और उसने ऐसे पकड़ रखा है उसको। इसने फटाफट लाइट जला दी और चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई, जाहिर सी बात है। और ये जो है उसकी तरफ बढ़ी और मेड को 4-5 थप्पड़ मारे। तो ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन जब उसके थप्पड़ मार रही थी तो उसको उसको लग रहा था कि यार इसकी कुछ असर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि किसी के आप थप्पड़ मारोगे तो वो तो हिलेगा, थोड़ा तो रिएक्शन देगा, पकड़ के मारेगा कुछ कर, वो सीधे खड़ी रही। इस बीच इसका ध्यान अपने हस्बैंड की बॉडी पे गया। वो उस वक्त टॉपलेस था। उसकी बॉडी पे निशान थे, जैसे किसी ने बेल्ट से मारा हो या चाकू से मारा हो, जख्म हो रखे थे पीछे, पीठ पे, आगे, यहाँ यहाँ जख्म हो रखे थे। इसीलिए इसने फुल स्लीव्स पहनना शुरू किया था। अब अब इस लड़ाई के बीच भी उसके जख्म को वो देख रही है और हैरान हो रही है, और पलट के देखा तो मेड गायब, भाग गई। वो बाहर गई उसको देखने के लिए, गायब बिल्कुल। तो वो अब वापस आके हस्बैंड पे चलने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, आई एम 7 मंथ प्रेग्नेंट विद आर चाइल्ड, और तुम इस तरह से कर रहे हो, आई एम डेविस्टेड, आई एम गोना लीव यू, ये वो सब बातें हो रही हैं। फिर जो उसने बोला वो सुन के आदमी के पैरों तले जमीन एकदम खिसक सी गई। उसने ये बोला कि तुम एक 75 साल की बुढ़िया मेड के लिए मुझे कैसे छोड़ सकते हो? हाँ? एग्जैक्टली। ओह! औरत को वो मेड 75 साल की दिख रही थी, उसके हस्बैंड को वो 25 साल की दिख रही थी। ओके। और उसके बाद वो वहाँ से अपना सामान वामान पैक करके, वो चेन्नई की थी, वहाँ से उसने फ़्लाइट ली एंड शी वेंट टू चेन्नई विद हर टू हर पेरेंट्स। उसने अपने पेरेंट्स को सब बता दिया, उसके पेरेंट्स ने आदमी के पेरेंट्स को बता दिया, तो आदमी के पेरेंट्स ने उनको बोला कि तुम ऐसे निकलोगे व्हाटएवर। तो आदमी अकेला सा रह गया। अब वो बहुत टाइम तक तो ये सोचता रहा कि भाई 75 साल की कैसे हो सकती है। वो बार बार उसके जाने से पहले उसको बोला था, अरे 75 साल की क्या कह रही हो तुम, हाउ इज शी 75 साल की? तो गुस्से में बोली कि तुम्हें इस बात में ये बात पॉइंट आउट कर रहे हो कि 75 साल की, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि तुमने मेड के साथ अफेयर किया है? बट वो कह रहा है वो आई नो, बट उसकी उम्र 25-26 से ज़्यादा नहीं है। तो वो हंसने लगी और फिर उसको भी थप्पड़ लगा दी कि डोंट ट्राई टू यू नो रेज बेट मी, डोंट व्हाटएवर। वो गुस्से में आके वो इस तरह से करने लगी कि उसको लगा ये झूठ बोल रहा है। कौन यकीन करेगा भाई साहब, एक को 25 साल की दे रही है, एक को 75 साल की दे रही किसने किसने लिखा था ये? किसका था मतलब ये स्टोरी किसने दी आपको? उस इंसान ने? है। ये स्टोरी किसने दी वो मैं आपको नहीं बता सकता, ओके। लेकिन या और लिखी फिर ये अनुश्री ने, अनुश्री बासु ने। तो अब उसमें फिर ये हुआ कि वो चेन्नई चली गई, वो सब हुआ उधर, उसकी ब्लीडिंग और उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई और इवेंचुअली इधर ये इतना डेविस्टेटेड हो गया शराब वराब पीने का कि एक दिन शराब पी के गाड़ी चला रहा था, इसका एक्सीडेंट हो गया। ये हॉस्पिटल में एडमिट, वो हॉस्पिटल में एडमिट, दोनों को पता ही नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं। ये उसको फ़ोन करता है, वो फ़ोन नहीं उठाती। ये अपने पेरेंट्स को फ़ोन करता है, इसके पेरेंट्स फ़ोन नहीं उठाते। ये उसके पेरेंट्स को फ़ोन करता है, वो नहीं उठाते। तो इसको पता ही नहीं उसके साथ क्या चल रहा है, इसको नहीं पता उसके साथ क्या चल रहा है। ये बैंगलोर में हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, किसी भले मानुस ने उसको गाड़ी से निकाल के एडमिट करा दिया। ये इधर बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड एंड बेबी शी इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो आदमी के पेरेंट्स को भी बताया गया कि उसके साथ क्या हुआ है, तो वो चेन्नई पहुंचे उसको कंसोल करने के लिए कि बेटा डोंट वरी व्हाटएवर व्हाटएवर। इतने में इसको हॉस्पिटल में किसी तरह होश आया और ये सिर्फ एक ही बात कंफर्म करना चाह रहा था कि 75 साल की क्यों बोला। तो इसने मैसेज किया कि आई एम एडमिटेड इन हॉस्पिटल, प्लीज टॉक टू मी वंस। जब उन्होंने ये देखा कि ही इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, तो उसके पेरेंट्स वहां से फ्लाई करके बैंगलोर पहुंचे। तब इन दोनों की बात कराई गई पहली बार इतने टाइम में। तब इसने पूछा कि मैं जो तुम बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ, मुझे ये बताओ कि तुमने 75 साल की क्यों बोला था? तो उसने बोला क्योंकि वो 75 साल की थी। उसने बोला क्या मतलब? कह रहे जब मैंने फ़ोन पे बात करी तो एक बुढ़िया की आवाज़ आई थी, जब हमारे सामने आई तो एक बुढ़िया थी, छोटी सी हाइट की, महाराष्ट्रन साड़ी पहनती थी, और उसकी तो वो तो दादी भी थी।
किसी की उसका घर वाले वहाँ से छोड़ गए थे उसको, तो दादी वादी बन गई थी। उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं जिससे बात कर रहा था वो 25 साल की थी। कह रहा ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को अलग अलग दिख रही थी। फिर किसी लड़की के मदर ने किसी को कांटेक्ट किया जो बड़े विद्वान थे वहाँ के, वो सब उन्होंने कांटेक्ट किया, दोनों के पास वो गए, दोनों से बात करी, दोनों को मिले, दोनों से वो करा। फिर उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने किस्सा बताया कि वहाँ वो हमारे घर के पास ये मिला था, घर के बाहर ये सब वो। तो बताया गया कि आप पे काला जादू कराया गया। अच्छा, इस बीच एक चीज़ हुई थी कि जब वो बैंगलोर में था बिफोर हिज एक्सीडेंट, और जिस रात वो पीने गया था उसी रात इसको सपना आया था कि इसकी मेड जो है वो इसकी छाती पे बैठी हुई है और इसे सीने पे इसके नाखून उड़ा रखे हैं और कान के पास आके बोलती है, बोला था ना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, देख तेरे बच्चों को मार दिया। वो उसने ही किया था। इस तरह के किस्से आते हैं भाई साहब कि पढ़ के हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। अब इसमें बताओ आप, होता है ना ऐसा कि यू आर लिसनिंग टू दिस एंड यू आर लिसनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन बिफोर रिसाइटिंग इट, बिफोर नरेटिंग इट, तो आपको एनर्जीज तो आएंगी यार। जी, तो इसलिए क्लेंस तो करना बहुत ज़रूरी है। सच में बोल रही है। नहीं, मैं आपके ऐसे इस तरीके से आपकी स्टोरी टेलिंग है ना, मैं तो इतना इतना घुस गया था मैं तो मेरे को समझ नहीं आ रहा आगे मैं पूछूं क्या। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है सर, मतलब Thank you. सच्ची में बताओ सुन के मजा आ ये गया। हमारी राइटर का कमाल है, हमारी अनुश्री बासु जी का कमाल है। शी इज ऑल्सो माई वाइफ बाय द वे। भैया आई नो। तो वो क्यों नहीं करती रिसाइट स्टोरीज? देखिए मतलब मेरी जॉब तो नहीं खाएंगी ना वो। शी इज अ राइटर, आई एम द टेलर, दैट्स द कॉम्बिनेशन। बेस्ट कॉम्बिनेशन। या एंड आई थिंक अहमद जी ये बहुत बेस्ट स्पॉट है जहाँ पे हम आई थिंक इस पॉडकास्ट को एंड कर सकते हैं। आई थिंक ऑडियंस को बहुत अलग अलग वेरिएशंस के स्टोरीज मिलेंगे, और जिस तरीके से हमने बात की स्टोरी से लेके ब्लैक मैजिक और साइकिक चीज़ें जो जी, फॉरबिड ड्रीम्स या फिर इस तरीके के एबिलिटीज टू सी एंटिटीज और जो भी तरीके के स्टोरीज थे, आई थिंक ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आएगा ये सब सुनकर। आई होप सो, आई होप सो। आई थिंक आई एम डेफिनेटली श्योर दैट दे विल लाइक दिस कंटेंट। थैंक यू सो मच। एंड या थैंक यू सो मच आने के लिए रहस्य इट्स अ अनफोल्ड। प्लेजर, इट्स अ प्लेजर, मज़ा आया आपके साथ बात करके। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, और अगर आपको मज़ा आया है तो रहस्य अनफोल्डेड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा भी चैनल है द डर डायरीज, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सागर भाई के इंस्टाग्राम पे भी जाइए, मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाइए, हम लोगों को फॉलो कीजिए, और ऐसी हॉरर स्टोरीज़ के लिए सुनते रहिए रहस्य अनफोल्डेड।